जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे, हम चर्चा करेंगे अशुद्धि शोधन के विषय में। अशुद्धि शोधन कक्षा 6 से लेकर 12 तक अलग अलग स्तरों पर प्रयोग होता है, अलग अलग स्तरों पर इसके प्रश्न आते हैं। कोशिश की है हमने कि आप लोगों के स्तर के अनुसार उन सभी अशुद्धियों को इसमें शामिल किया जाए, है ना? तो आइए चलते हैं अशुद्धि शोधन के विषय। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार की अशुद्धियां वाक्य में होती हैं। वाक्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। कौन-कौन सी? वचन विषयकम, लिंग विषयकम, पुरुष विषयकम और लकार विषयक। मतलब अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो 4 तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। वचन से संबंधित, लिंग से संबंधित, पुरुष से संबंधित और लकार से संबंधित। ये 4 तरह की अशुद्धियाँ वाक्यों में होती हैं और हम क्या करते हैं? उन अशुद्धियों को दूर करके वाक्य को शुद्ध बनाकर पुनः उसको लिखते हैं। ठीक है? तो आइए अब चलते हैं इन अशुद्धियों को समझने के लिए और कैसे इनको दूर किया जाना है, ये जानने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके विषय में? वचन विषयकम अशुद्धि शोधन, मतलब वचन से संबंधित अशुद्धियाँ। पहले इनको समझ लें। हुँ? देखिए, आपके जो प्रश्न पत्र होता है, उसमें एक प्रश्न इसका ज़रूर आता है। और अगर मैं बात कहूँ तो कक्षा 4 से ही ये अशुद्धि शोधन शुरू हो जाता है। अलग-अलग स्तर होता है लेकिन होता कक्षा 4 से ही शुरू है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक मतलब ये चलता ही है। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। हुँ? सबसे पहले है वचन विषयकम। आइए, इसका पहला वाक्य क्या है? वेदाः प्रमाणानि। तो क्या है? वेद प्रमाण होते हैं। अब वाक्य देखने में तो सही लग रहा है, वेदाः प्रमाणानि। वेद क्योंकि बहुवचन है इसलिए प्रमाणानि भी लिखा हुआ है। तो गलत क्या है इसमें? देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रमाण शब्द नित्य एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए भले ही हम बहुवचन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, वेदाः चारों वेदों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये नित्य एक वचन में प्रयोग होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? वेदाः प्रमाणम। वेद प्रमाण होते हैं। ठीक है? दूसरा वाक्य देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है, वाक्य ना हमें देखने में बिल्कुल शुद्ध लगता है और हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें गलती क्या है। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार उस गलती को समझना। तो बहुत कोशिश करके, बहुत खोज करके आप लोगों के लिए इस तरह की त्रुटियों को लाया गया है। ध्यान से देखिए। कति जनः गच्छति, कितने लोग जाते हैं। अब ने में तो ये भी सही है, जनः गच्छति, लोग जाते हैं और प्रश्न पूछा गया है कति। गलत क्या है? तो गलत क्या है? गलत ये है कि जो कति शब्द है, ये नित्य बहुवचन शब्द होता है। कति के रूप तो चलते हैं लेकिन सिर्फ बहुवचन में, और सिर्फ बहुवचन में जब इसके रूप चलते हैं तो इसके साथ कर्ता और क्रिया भी बहुवचन का ही प्रयोग होगा। क्या होगा? कति जनाः गच्छन्ति। ठीक है? अब अगला वाक्य देखते हैं। त्रयः छात्रः पठति, 3 छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या गलत है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 1 से 4 तक की जो संख्याएँ होती हैं, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनमें अलग-अलग तरह से प्रयोग होती है। ये कई बार आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से आप ध्यान से समझिए। 1 से 4 तक की संख्याएँ, 1, 2, 3 और 4, ये क्या होता है? अलग-अलग प्रयोग होती है। अब यहाँ पर क्या है? त्रयः छात्रः पठति। तो त्रयः तो ठीक है, छात्रः भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वचन से संबंधी गलती है। 3 हैं तो ज़्यादा होंगे ना?
जबकि यहाँ पर क्या है, छात्रः एक वचन में प्रयोग हुआ है और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? त्रयः छात्राः पठन्ति, 3 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है? और अगर यहाँ पर त्रयः छात्राः पठन्ति, देखिए यहाँ पर पुल्लिंग है, छात्राः। और एक चीज़ और है, छात्राः यहाँ पर ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, छात्रा, छात्रे, छात्राः। लेकिन यहाँ पर क्योंकि त्रयः छात्रः है, तो हम ये समझ सकते हैं कि छात्रः शब्द यहाँ पुल्लिंग का लिया गया है। तो इसलिए त्रयः ही होगा। अगर यहाँ पर ये होता ना त्रयः छात्रा पठति, तो हम क्या बनाते? तिस्रः छात्राः पठन्ति। फिर हम ये बना, ठीक है? अब युवाम ध्यानेन पठथ, युवाम ध्यानेन पठथ, तुम दोनों ध्यान से पढ़ते हो। क्या गलत है? युवाम द्विवचन का कर्ता और उसके साथ प्रयोग की गई है बहुवचन की क्रिया। और इसको शुद्ध कैसे करेंगे? द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नियम क्या कहता है? एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता द्विवचन की क्रिया और बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। इसी तरह से प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की क्रिया और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अब इसको सही कर लेते हैं। क्या होगा? युवाम ध्यानेन पठथः, द्विवचन का कर्ता द्विवचन की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष की क्रिया। ठीक है? विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान तो हर जगह पूजे जाते हैं। क्या गलत है? विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान शब्द एक वचन में है। अब जब एक वचन का करता है तो क्रिया किसकी होगी? एक वचन की। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हर जगह पूजा जाता है। ठीक। अगला वाक्य है, वयम भारतीयाः अस्मि। अब देखिए, वयम, अहम, आवाम, वयम बहुवचन का कर्ता और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? वयम भारतीयाः स्मः, हम सब भारतीय हैं। ठीक। छात्र द्वयम पठतः। अब ये वाक्य ऐसा लग रहा है देखने में कि बिल्कुल सही है। छात्र द्वयम पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं। अब जब 2 छात्र के बारे में बात हो रही है तो क्रिया भी द्विवचन की है और छात्र द्वयम साफ साफ दिख रहा है 2 छात्र। लेकिन गलत क्या है? गलत ये है कि ये जो द्वयम शब्द है ये एक वचन में प्रयोग होता है। जब भी ये किसी के साथ लगकर प्रयोग होता है तो इसके साथ क्रिया एक वचन की प्रयोग होती है, भले ही ये 2 जनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे छात्र द्वयम और इसके साथ क्रिया एक वचन की प्रयोग होगी, छात्र द्वयम पठति, 2 छात्र पढ़ते हैं। अगर हम इसको साधारण वाक्य बनाते द्विवचन में, हम ये भी कह सकते थे छात्रौ पठतः, फिर हमारा वाक्य सही होता। छात्रौ पठतः तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन द्वयम शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में है तो उसके साथ ध्यान रखिएगा क्रिया एक वचन की प्रयोग होगी, छात्र द्वयम पठति। ठीक है? वाक्य का सही रूप क्या हो सकता था? एक और, द्वौ छात्रौ पठतः या छात्रौ पठतः, लेकिन बस द्वयम का ध्यान रखिए। ठीक है? ते मम मित्रम अस्ति, वे सब मेरे मित्र हैं। अब देखिए, ते बहुवचन है और क्या है? मित्रम अस्ति। जब बहुवचन है, सर्वनाम शब्द बहुवचन है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? मित्र के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जब बहुत सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है तो हमें क्या करना है? उसी के अनुसार मित्र का प्रयोग करेंगे। ते मम मित्राणि, वे सब मेरे मित्र। और फिर क्या होगा? क्रिया भी बहुवचन की होगी, संति। वे सब मेरे मित्र हैं। ठीक है?
क्यों? क्योंकि यदि संज्ञा एक वचन में है तो सर्वनाम भी एक वचन में होगा, और अगर संज्ञा बहुवचन में है तो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द भी बहुवचन में होगा। और क्रिया कैसे होगी? कर्ता के अनुसार। ठीक है? कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग की जाएगी। ठीक है? अब चलते हैं आगे। अगला क्या था हमारा? अगला था लिंग विषयकम अशुद्धि शोधन, अर्थात लिंग से संबंधित अशुद्धि शोधन। आइए अब इसको समझते हैं। त्रीणि बालिकाः पुस्तकम पठन्ति, 3 बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, क्या 1 2 3 4, ये 4 जो संख्याएं होती हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अनुसार अलग अलग प्रयोग की जाती है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? बालिका। अब क्योंकि बालिका है तो बालिका और ये त्रीणी, तो ये नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? तिस्रः, है ना? तो क्या बनेगा शुद्ध वाक्य इसका? तिस्रः बालिकाः पुस्तकम पठन्ति, 3 बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं। ठीक है? अगर क्या होता है यहाँ पर, बालिका की जगह पुष्प होता और विकसंती होता, त्रीणि पुष्पाणि विकसंती, तो वाक्य सही होता। क्यों? क्योंकि त्रीणि शब्द जो है वो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? पयः मधुरः अस्ति, देखने में ऐसा लग रहा है वाक्य बिल्कुल सही है। पयः मधुरः अस्ति, ऐसे लग रहा है पयः पुल्लिंग, मधुरः पुल्लिंग और अस्ति एक वचन की क्रिया। लेकिन पयः शब्द नपुंसक लिंग में होता है और इसीलिए इसके साथ जो इसका विशेषण होगा वो भी नपुंसक लिंग में होगा। ये नियम है क्या? जो विशेष्य होता है, जिस लिंग में विशेष्य होता है उसी लिंग में उसका विशेषण प्रयोग किया जाए। ठीक है? तो पयः क्योंकि नपुंसक लिंग में है इसीलिए मधुर शब्द भी नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। पयः मधुरम अस्ति, जो दूध है वो मीठा है, अच्छा है। रूप कैसे चलते हैं? पयः पैसी पयांसी, पयः पैसी पयांसी, ये नपुंसक लिंग। ठीक है? अयम कार्यम दुष्करः अस्ति, यह कार्य दुष्कर है। अब में क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? कार्य शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है और इसीलिए अयम और दुष्करः ये दोनों इसके विशेषण है ना, विशेषण है। अयम सर्वनाम शब्द है और ये इसका विशेषण हो गया। तो क्या होगा? क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो नपुंसक लिंग है इसीलिए इसके साथ प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द और इसका जो विशेषण है ये दोनों भी नपुंसक लिंग में होंगे। तो सही वाक्य क्या होगा? इदम कार्यम दुष्करम अस्ति, यह कार्य दुष्कर है। ठीक है? सा बालकः गच्छति, सा बालकः गच्छति, क्योंकि बालक पुल्लिंग में है इसीलिए इसके साथ सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग का प्रयोग होगा और शुद्ध वाक्य होगा सह बालकः गच्छति, वह बालक जाता है। अब अगला वाक्य क्या है? मनः चंचलः अस्ति, मन चंचल है। अब देखने में ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अशुद्धि क्या है? मन शब्द नपुंसक लिंग है और जब मन शब्द नपुंसक लिंग है तो इसका विशेषण भी क्या होगा? नपुंसक लिंग होगा और शब्द क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य मनः चंचलम अस्ति, मन चंचल है। ठीक है? उपवनम सुंदरः अस्ति, उपवन सुंदर है। अब देखिए उपवनम, उपवन कैसा है? नपुंसक लिंग, इसलिए उसका विशेषण भी क्या होगा? नपुंसक लिंग। उपवनम सुंदरम अस्ति, ये क्या है? लिंग संबंधी शुद्धियां, है ना? लिंग से संबंधित अशुद्धियों को हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध करके
फिर हम उन वाक्यों को लिख रहे हैं। ठीक है? उपवनम सुंदरम अस्ति, क्योंकि उपवन नपुंसकलिंग है इसीलिए सुंदरम। ठीक। अगला वाक्य, मम नामः श्यामः अस्ति, मेरा नाम श्याम है। आपके सामने ना ऐसे कई वाक्य आएंगे जो देखने में आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इनमें तो कुछ है ही नहीं ठीक करने के लिए, ये कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गए हैं। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे और महत्वपूर्ण नियम है, इनको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना? जैसे मम नामः श्यामः अस्ति, मेरा नाम श्याम है। अब देखिए यहाँ तो श्यामः भी पुल्लिंग है, इसलिए नामः ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी ठीक ही है। लेकिन फिर वही बात है, नाम शब्द नपुंसकलिंग में आता है। मम नाम श्यामः अस्ति, नाम शब्द पर ना कोई विसर्ग आएगा, ना कोई हलंत आएगा, ना ही कोई अनुस्वार आएगा। नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, इसके रूप चलते हैं प्रथमा और द्वितीया में, और यहाँ पर ना कोई हलंत ना कोई विसर्ग का प्रयोग किया जाता। तो क्या होगा शुद्ध रूप? मम नाम श्यामः अस्ति। विसर्ग लगाते के साथ ही वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है? सर्वाः बालकाः हसन्ति। अब देखिए, सर्वाः बालकाः हसन्ति देखने में एक बार के लिए तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन क्या होगा? बालकाः हसन्ति, पुल्लिंग है बालकाः, और इसके साथ जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होगा वो भी पुल्लिंग का होगा। और रूप कैसे चलते हैं? याद किया है? सर्व शब्द के रूप सर्व के, तत् के करीब करीब एक जैसे ही हैं, है ना? तो सर्वः सर्वौ सर्वे, बहुवचन में पुल्लिंग में क्या बनेगा? सर्वे बालकाः हसन्ति, सारे बालक हंसते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्वाहा शब्द है, ये स्त्रीलिंग का सर्वनाम लगा हुआ। सर्वा सर्वे सर्वाहा, तो यहाँ पर क्या है, इसको हमें क्या करना है? सही करके सर्वे बालकाः हसन्ति, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक। शताः छात्राः गच्छन्ति, 100 छात्र जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई? शताः छात्राः गच्छन्ति, 100 छात्र जाते हैं, बहुत सारे हैं तो शताः बहुत सारे ही तो हैं, है ना? तो यहाँ पर गलत क्या है? यहाँ पर गलत ये है कि शतम शब्द जो है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। शतम छात्राः गच्छन्ति, 100 छात्र जाते हैं, शताः नहीं होगा, शतम होगा। शतम छात्राः गच्छन्ति, 100 छात्र जाते हैं, नित्य एक वचन और नपुंसक लिंग में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब आगे देखते हैं, पुरुष विषयकम अशुद्धि शोधन, कहते हैं पुरुष से संबंधित अशुद्धियां। बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें पुरुष से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। किस तरह की होती हैं, आइए समझते हैं। भवान कुत्र पठसी, अब देखिए भवान कुत्र पठसी, भवान शब्द की जो है वो क्या है? प्रथम पुरुष का करता है, और इसके साथ क्रिया किसकी प्रयोग होनी चाहिए? प्रथम पुरुष की। जबकि यहाँ पर किसकी दी हुई है? मध्यम पुरुष की। जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे? भवान कुत्र पठति, आप कहाँ पढ़ते हैं? प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष की क्रिया। ठीक है? त्वम अत्र निवसति, तुम यहाँ रहते हो। त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता, तो मध्यम पुरुष की क्रिया। त्वम अत्र निवसति, तुम यहाँ रहते हो। ते गृहम गच्छामः, वे सब घर को जाते हैं, लेकिन ते सह तौ ते प्रथम पुरुष का कर्ता, और उसके साथ क्या होगा? प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग, ते गृहम गच्छन्ति। ठीक है? सह त्वम अहम च हसन्ति। अब ये ऐसे वाक्य हैं जिन्हें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह के वाक्य देखकर ना अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन कंफ्यूज होने की वजह ये नहीं होती कि बहुत मुश्किल है, कंफ्यूज होने की वजह क्या है? कि पता नहीं है।
उस नियम के बारे में। बड़ा ही साधारण सा नियम है, आइए समझते हैं। क्या है? सह त्वम अहम च हसन्ति, वह तुम और मैं हंसते हैं। तो अब इसमें क्या गलत है भाई? अब देखिए, सह प्रथम पुरुष का कर्ता, त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता, अहम उत्तम पुरुष का कर्ता। जब किसी एक वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों के कर्ता हो, तो उसमें जो क्रिया होगी वो उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। ठीक है? सह त्वम अहम, तीन जने तो हो गए, बहुवचन, है ना? तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? सह त्वम अहम च हसामः, वह तुम और मैं हंसते हैं। ये होगा इसका सही रूप। ठीक है? और देखते हैं, यूयम ते च गच्छन्ति, तुम और वे सब जाते हैं। यहाँ क्या गलत है? देखिए, ऊपर वाले वाक्य में क्या था? एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों के कर्ता थे। तो हमने क्या किया? उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करके उसको सही कर लिया। लेकिन यदि किसी वाक्य में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता हो, तो वहां पर क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाएगी और वाक्य क्या होगा? यूयम ते च गच्छथ, तुम और वे सब जाते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्वम च तौ च गृहात आगच्छन्ति, कहते हैं तुम और वे दोनों घर से आते हैं। नियम वही है क्या? कि यदि किसी वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों के कर्ता हैं, तो उसमें क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाएगी। और यदि किसी वाक्य में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाए। ठीक है? जैसे त्वम च तौ च, तुम और वे दोनों गृहात आगच्छथ, घर से आते हैं। तुम और वे दोनों घर से आते हैं। तो देखिए, त्वम क्योंकि मध्यम पुरुष का है, इसीलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक। अहम व त्वम व लिखामि, मैं या तुम लिखते हैं। अब यहाँ पर तो सही है भाई, यहाँ क्या परेशानी हो गई? यहाँ पर तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता है और क्रिया जो है वो उत्तम पुरुष के अनुसार है। अब इसके नियम को समझ लीजिए। देखिए, जब वाक्य में च से कर्ता जुड़े हुए हों, जैसे यहाँ पर है ना, त्वम च तौ च सह त्वम अहम च, जब वाक्य में च से कर्ता जुड़े हों, तो वहां पर क्रिया कैसे होती है? उत्तम पुरुष का कर्ता है तो फिर उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, प्रथम और मध्यम पुरुष का है तो फिर क्या होगा? मध्यम पुरुष की होगी। लेकिन यदि वाक्य में वा है, वा माने अथवा, यदि वाक्य में वा का प्रयोग है और प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग है, ठीक है, तो वहां पर क्रिया बाद वाले कर्ता के अनुसार होगी। बाद वाले कर्ता के अनुसार मतलब जैसे इस वाले वाक्य में हम देखें, अहम व त्वम व लिखामी, तो यहाँ बाद वाला कर्ता कौन है? त्वम। तो यहाँ पर फिर कर्ता, यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार होगी? त्वम के अनुसार, मतलब मध्यम पुरुष के अनुसार। ठीक है, तो क्या बनेगा? अहम व त्वम व लिखसी, मैं या तुम लिखते हो। ठीक, चलिए आगे देखें। एक और उदाहरण इसका, सह व अहम गीतम गायति, वह या मैं गीत गाते हैं। फिर से वही बात, वाक्य में सह प्रथम पुरुष का कर्ता है और अहम उत्तम पुरुष का कर्ता। अब इसमें क्रिया किसके अनुसार होगी? बाद वाले कर्ता के अनुसार। बाद वाला कर्ता क्या है? अहम। सह व अहम गीतम गायामि, वह या मैं गीत गाते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं।
अब आ जाता है लकार विषयकम अशुद्धि शोधन, मतलब लकार से संबंधित अशुद्धियां। अब समझते हैं इसको। जैसे अहम श्वः विद्यालयम अगच्छम। मैं, श्वः माने होता है आने वाला कल। मैं कल विद्यालय गया। अब देखिए, जब आने वाला कल है तो ये लंग लकार की क्रिया का प्रयोग कैसे हो सकता है? अभी तो वो बात हुई नहीं है ना, श्व माने आने वाला कल। तो श्व के साथ हमेशा क्या होगा? लिरिट लकार की क्रिया का प्रयोग होगा। और शुद्ध रूप क्या होगा? अहम श्वः विद्यालयम गमिष्यामि। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ठीक है। सह ह्यः नगरम गच्छति। वह कल नगर को गया। तो देखिए, ह्यः माने बीता हुआ कल। जो कल बीत चुका है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कार्य हो चुका है। और जब हो चुका कार्य होता है तो वो किस में प्रयोग होता है? लंग लकार में। तो यहाँ पर गच्छति लट लकार की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। इसके स्थान पर क्या होगा? इसके स्थान पर होगा सह ह्यः नगरम अगच्छत। वह कल नगर को गया। यहाँ पर क्या होगा? यह के साथ हमेशा लंग लकार की क्रिया का प्रयोग होता है। श्वः के साथ लिरिट लकार, यह के साथ लंग लकार, और अद्य के साथ लट लकार की क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है। वर्षा भवतु चेत बीजानी वपतु। अब देखिए, वर्षा भवतु चेत कहते हैं यदि वर्षा होती है तो क्या करो? बीजानी वपतु, बीज बो दो। अब चेत माने यदि। यदि के साथ क्या होता है? हमेशा उपवाक्य में लट लकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वर्षा भवति चेत। यदि वर्षा होती है तो क्या करो? बीजानी वपतु, बीज बो दो। भाई, आप बीज बोने का ही तो आदेश दे सकते हो। आप वर्षा होने का आदेश थोड़ी दे सकते हो कि वर्षा हो और आप बीज बो दो। है ना? कोई व्यक्ति आपके सामने है, आप उसको आदेश दे सकते हो। आप ऊपर वाले को थोड़ी ना आदेश दे दोगे, बारिश कर दो। नहीं दे सकते ना। इसलिए क्या होगा? यहाँ पर लट लकार का प्रयोग। यदि वर्षा होती है तो बीज बो दो, बीज उग जाएंगे, है ना, पानी मिल जाएगा। उसके बाद यावत सिंह त्वाम पश्यतु। जब तक शेर तुमको देखता है, तावत दूरम अप्सर, तब तक दूर हट जाओ, भाग जाओ। अब क्या है यहाँ पर? देखिए, यावत के योग में यावत माने जब तक। शेर तुमको देखता है। अब तुम शेर को आदेश नहीं दे सकते कि तुमको देखे। आप तो कह रहे हो एक बात क्या, कि जब तक शेर तुम्हें देखता है तब तक क्या करो? दूर भाग जाओ, बच जाओ उससे। तो क्या होगा यहाँ पर? यावत सिंह त्वाम पश्यति। जब तक शेर तुमको देखता है, तावत दूरम अप्सर, तब तक दूर हट जाओ। यहाँ लोट लकार का प्रयोग नहीं हो सकता। आप शेर को आज्ञा थोड़ी ना दोगे, तुम उसको देखो जल्दी से और देख के खा जाओ, नहीं ना। तो क्या होगा? आपने क्या किया? जो वहां पर बच्चा था, व्यक्ति था, आपने कहा जब तक शेर की नजर तुम पे पड़े, भाग जाओ यहां से। ठीक है। बालकः प्रतिदिनम फलम अखादत। बालक प्रतिदिन फल खाता है। अब देखिए, जब कोई कार्य प्रतिदिन हो रहा है तो वहां लंग लकार की क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। वहां पर किसका प्रयोग होगा? लट लकार की। बालकः प्रतिदिनम फलम खादति। बालक प्रतिदिन फल खाता है। लट लकार की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है। नद्यः अवहन। नदियां बही। नदियों का तो स्वभाव है बहना। और जब भी किसी के स्वभाव के बारे में बात होती है तो वहां लट लकार का प्रयोग होता है। तो शुद्ध रूप क्या होगा? नद्यः वहंती। नदियां बहकर खत्म नहीं हो गई। नदियां तो लगातार बह रही हैं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। तो वो खत्म नहीं हो जाती कि बही और खत्म हो गई, नहीं।
तो नद्यः वहन्ति, नदियां बहती हैं। लट लकार, यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग नहीं होगा। रे मित्र शृणोति, हे मित्र सुनो। अब क्या होगा, हम अपने मित्र को बोल रहे हैं हे मित्र मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, लोट लकार का, लट लकार का नहीं होगा। तो क्या बनेगा, रे मित्र शृणोतु, हे मित्र सुनो, मेरी बात को सुनो। ठीक है, तो ये थी लकार विषयक अशुद्धियां जिनको हमने शुद्ध करके लिखा। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अशुद्धि शोधन, उसके प्रकार और उनके वाक्य, और उन वाक्यों की छोटी छोटी बारीकियां, क्या उनमें किस तरह की गलतियां होती हैं, किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, और कैसे उनको शुद्ध किया जा सकता है, और उनका हमने अभ्यास किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।